हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। तो बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर। 24 से 25 के बीच में जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो हम कवर करेंगे। इसके साथ ही जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो सारी चीजें, हमारा मोटिव है कि आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिले, राइट। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर को, तो हम कवर करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जिनका लिंक करना जरूरी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के, कोई भी इंपॉर्टेंट मिशन है जो उसके पहले शुरू हुए हैं और आपको लिंक करके यहाँ पे जरूरत है उनको जानने की, तो हम वो भी सारी चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स देखते हैं और आपको अपने कुछ सजेशंस हमारे साथ शेयर करने हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमें वो अच्छे लगे तो हम जरूर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे उन्हें, अगर आपके लिए भी जरूरी है वो सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से, राइट। हम ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपके पार्ट्स में ही होने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे करंट अफेयर्स होते हैं, हमें सारी चीजें कवर करने भी जरूरी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं, कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके लिए लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बेनिफिट होंगे, बेनिफिट जरूर होगा आपको इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज से, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, विच इज इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी है वो किसके द्वारा दी जा रही है, तो वो बीएसएनएल के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो बीएसएनएल इज भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडिया की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। इसने ये अनाउंस किया था नवंबर 2024 में कि यहाँ पर ये किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर रही है। ठीक है, और किस कंपनी के साथ टाई अप कर रही है, तो आपका अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है एक अमेरिकन कंपनी है, यूएस बेस्ड कम्युनिकेशंस कंपनी, और उसे हम कहते हैं वियासेट। तो वियासेट के साथ टाई अप करके ये, है ना, क्या एग्जीक्यूट करेंगे इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। अब ये कैसे होता है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे लिए टेक्नोलॉजीज आना जरूरी है कि डी टू डी जो हम बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि क्या टेक्नोलॉजी है ये। जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके डिवाइसेस है जिनको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेट से ही रन होंगे, तो उन डिवाइसेस को आपको किसी टावर से या किसी टावर्स की सिग्नल की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली ये किससे चलेंगे, सैटेलाइट्स, है ना। आपके जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस्ड हैं, उन सैटेलाइट से डायरेक्टली इन डिवाइसेस को सिग्नल मिलेंगे और फिर ऑपरेट होंगी। अब इससे फायदा क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो ऐसे रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज जो कि आपके अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, है ना, जहां तक टावर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर टावर्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो उधर पर हम क्या करें, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली डिवाइसेस को कनेक्टिविटी दे दें, ताकि उनको इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी ये चीज, और ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज को भी हम इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स के साथ सर्व कर पाएंगे। तो यही होता है, और डायरेक्ट टू जो आपकी डी टू डी टेक्नोलॉजी है वो इसी चीज पर काम करती है। ठीक है, कि इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट डायरेक्टली टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेल्यूलर टावर्स। हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये काम कैसे करता है, तो काम की अगर हम बात करें कैसे ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी, तो उसकी भी हम देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम, कि जो भी डिवाइसेस होंगे ग्राउंड पे वो डायरेक्टली सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट पे उससे सिग्नल रिसीव करेंगे। तो सैटेलाइट्स को जरूरत नहीं पड़ेगी कि आसपास कोई टावर है या नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा होता है। अभी इसमें बेनिफिट्स यही है कि ऐसे में क्या होगा, जब सैटेलाइट ही कवरेज प्रोवाइड कर रही है तो वो वाइड एरियाज में कवरेज प्रोवाइड कर पाएगी, है ना, ज्यादातर एरियाज में नेटवर्क्स पहुंच पाएंगे जहां पर अभी नेटवर्क्स नहीं है। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस भी मिलती है इससे। तो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा हिंड्रेंसेस नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारे टावर्स होने चाहिए, वो सिग्नल ट्रांसफर करेंगे, फिर वेदर उतना सुटेबल हो तो ही सारी चीजें होंगी। तो ये सारा रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है, सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये। तो इसलिए टेक्नोलॉजी काफी हेल्पफुल है। ठीक है, और भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें तो ये ऊपर उठकर भी आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा
मतलब लॉस मेकिंग हो गया था। लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया था, ठीक है, स्टेट ओन्ड बीएसएनएल के लिए, कि अब यहाँ पर एक रिवाइवल पैकेज के थ्रू ये 4G 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, उसके लिए वायबल बन जाए। और ये जो पीएसयू है जो कि लॉस मेकिंग था काफी ज्यादा, अब वो क्या हो जाए, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो काफी एक हद तक अगर आप डेटा उठाकर भी देखेंगे तो अब इसके जो मतलब लॉस मेकिंग रेवेन्यू था वो कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यही करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है तो किसके साथ की जा रही है, किसके टाई अप के साथ की जा रही है, एग्जीक्यूशन किसके साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया D2D टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने समझ लिया कि क्या चीज है। इसके बाद है ना कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया प्रोवाइडर कौन है, बीएसएनएल है, तो आपने प्रोवाइडर के बारे में लिख लिया बीएसएनएल है। फिर आपको इतना जानना है कि टेक्नोलॉजी क्या है, D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, जिसके बारे में मैंने टेक्नोलॉजी आपको समझा दी। एक बार आप टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है, कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। पार्टनर हम किसके साथ कर रहे हैं, तो हम यूएस बेस्ड कंपनी के साथ कर रहे हैं, विच इज वियासेट। तो इसके साथ पार्टनर कर रहे हैं। अब बेनिफिट क्या होगा इससे, कि इंटरनेट एक्सेस मिल रही है रिमोट एरियाज पे विद लिमिटेड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कवरेज। ऐसे एरियाज जहाँ पे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कवरेज कम है वहां पे हमें नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब बेनिफिट्स और देख लिए, रिलायबल कनेक्टिविटी, वाइडर एक्सेस, इमरजेंसी यूज है। चैलेंजेस क्या होगा, लेटेंसी, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन करने में दिक्कत आएगा, तो नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर जो लीगल इश्यूज हो जाते हैं उसमें दिक्कत आएगी। स्पेक्ट्रम की बात हो गई, डिवाइस कंपैटिबिलिटी एंड सिग्नल इश्यूज, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। चैलेंजेस फिर भी रहेंगे, हर एक के साथ ही रहते हैं चैलेंजेस, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मिशन में आ जाते हैं, जो कि आपका तृष्णा स्पेस मिशन। अगर हम बात करें तृष्णा की, ठीक है, तो यूजुअली ब्लॉक लेटर्स पे ऐसे लिखा हुआ होता है। अब तृष्णा के साथ हम उसका फुल फॉर्म देखेंगे और फुल फॉर्म से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है ये, ठीक है। सो टी स्टैंड्स फॉर थर्मल। इसके बाद आता है आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हायर रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अब आपको नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट टर्म देख के लग रहा होगा कि हाँ, हम इस सैटेलाइट का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने वाले हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उसको बेहतर तरीके से एक्सेस करने वाले हैं, बेहतर इमेजेस मिलेंगी, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। और इसमें हम जो सैटेलाइट में आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो क्या होगा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग यूज करने वाले हैं, ठीक है। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग यूज करने वाले हैं। तो अब इसके बारे में भी समझते हैं कि ये चीजें क्या है। लेकिन उससे पहले हम कंसाइज वे में इस पर्टिकुलर मिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं किस किस के बीच में कोलैबोरेशन है। क्या इसरो अकेले इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या उसने किसी और कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर रखा है। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका कोलैबोरेशन हुआ है फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है। और फ्रांस की जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, CNES, ठीक है। CNES का फुल फॉर्म है आपका सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड्स स्पेशल्स, ठीक है। CNES जो है, और उसको हम जनरली बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज बोला जाता है ऐसे, जो कि आपकी यूरोप की लार्जेस्ट नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, राइट। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन करके ही आपका स्पेस ये वाला स्पेस मिशन होगा, तृष्णा स्पेस मिशन। अब कब के लिए शेड्यूल है, क्या हो चुका है या होने वाला है, तो ये शेड्यूल्ड है अभी, ठीक है। ये हुआ नहीं है, शेड्यूल्ड है कब के लिए, फॉर 2026 के लिए शेड्यूल्ड है, अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हमने टेक्नोलॉजी की तो बात कर ली, सॉरी अभी हम टेक्नोलॉजी की बात पर आते हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या यूज हो रही है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसको हम थर्मल इमेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का नाम है, यहीं पर गिवन है सी में, ठीक है। अब इसको और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है थर्मल इमेजिंग, ठीक है। आप अदर नेम्स भी याद रखेंगे, वैसा ही है थर्मल इमेजिंग प्लस और क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। so it is also referred, this technology is also referred to as infrared thermography। तो अगर इस डिफरेंट नेम से आ जाता है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसको ही कहते हैं, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करके हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, है ना। जो भी इमेजेस आएंगी, जो कैप्चर होंगी इमेजेस,
और इमेजेस जो होती हैं किसी भी एरिया में, है ना, अगर मान लीजिए कोई इमेज कैप्चर हुई, अब ये जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर एरिया का, उसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस को बताएगा ये। तो अगर हमें अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर डिफरेंसेस को वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो इस तरह से हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की मदद से ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं बहुत ही इजी वे में, राइट। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आएंगी, इमेजेस विल शो द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस इन अ पर्टिकुलर सीन, राइट। अब देखिए इसके बाद ये काम कैसे करेगी, जो भी थर्मल इमेजिंग के कैमरास होंगे जहां पर इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे हुए होंगे, और वही क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रांसमिट करेंगे, और वो जो है विजिबल लाइट इमेजेस में कन्वर्ट होगी और बेहतर इमेजेस हमें मिल पाएंगी इससे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम इंफ्रारेड की बात करें, एक बार जब आप ये सारी रेज वगैरह पढ़ते हैं, वेव्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आप एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली जो आपका ईएमएस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी टाइप्स की आपकी रेडिएशन है, ठीक है, दैट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या फिर ट्रैवल करें वेव्स के फॉर्म में, तो उसमें सारी रेंजेस गिवन होती हैं, उन सारे रेडिएशंस की रेंजेस गिवन होती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इंफ्रारेड और विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड जो होता है, पहले हम विजिबल लाइट का देख लेते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है उसका रेंज क्या होता है। ये जो रेंज होता है बेसिकली होता है आपका 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इंफ्रारेड की रेंज देखेंगे तो ये होती है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक का, ठीक है। तो ये रेंजेस होते हैं, और ये सारी वेव्स आपकी डिफरेंट वेव्स, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, और आपकी एक्स रेज, गामा रेज, तो ये सब किस में आती है, ईएमएस का पार्ट ही है। अब की फीचर्स क्या है इस मिशन के, तो उस पर बात कर लेते हैं। थर्मल इंफ्रारेड होगा, TIR हाई रेजोल्यूशन सरफेस टेम्परेचर इनविसिविटी मैपिंग होगी, एंड VNIR जो होगा डिटेल सर्विस रिफ्लेक्टेंस दिखाएगा, मैपिंग अक्रॉस 7 स्पेक्ट्रल बैंड्स पे। ऑर्बिट सनसिंक्रोनस ऑर्बिट पे होगा, 761 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होगा, 5 ईयर ऑपरेशनल लाइफ बताया जा रहा है इसका। और रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि क्या रेजोल्यूशन होगा लैंड और कोस्टल एरियाज में। इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वही होंगे कि मॉनिटर करना है एनर्जी एंड वाटर बजट्स ऑफ द बायोस्फीयर को, वाटर क्वालिटी क्या है, डायनेमिक्स क्या है कोस्टल एंड इनलैंड वाटर में, और सबसे जरूरी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल में जो चेंजेस आपके आ रहे हैं उस टेम्परेचर को भी ये एक्सेस कर पाएगा, बता पाएगा, ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंस की एग्रीकल्चर वाले एरिया में क्लाइमेट की मॉनिटरिंग करनी है, ठीक। इसके बाद से वाटर क्वालिटी है, डिजास्टर मॉनिटरिंग करनी है, क्रायोस्फीयर है, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें हम इस मिशन की हेल्प से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में आ जाते हैं, विच इज आपका थर्ड आपका करंट अफेयर्स। यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। अब इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये मिशन है ना, क्या ये मिशन है, क्या ये मिशन स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये मिशन जो है 2024 में एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड। इस स्टार्टअप ने, जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप है, ऑब्वियसली प्राइवेट है, तो इसने क्या किया, अग्निबाण सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड, जिसको शॉर्टली कहा गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय अ फुली 3D प्रिंटेड इंजन, है ना। पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल लेवल पर ऐसा पहला रॉकेट है जिसमें हमने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका इंजन बनाया हुआ है। और ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है, इंडिया के द्वारा, इंडिया के प्राइवेट स्टार्टअप के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ऐसा हमने कर दिखाया है, राइट। तो सॉर्टेड इज द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट फुली पावर्ड बाय अ 3D प्रिंटेड इंजन, एम्स टू टेस्ट इन हाउस टेक्नोलॉजीज एंड कलेक्ट क्रिटिकल फ्लाइट डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये केपेबल है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ जो फैक्ट वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अग्निकुल स्टार्टअप की, ठीक है। अग्निकुल ये क्या है, एक प्राइवेट स्टार्टअप, ठीक है, एक स्टार्टअप है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्टार्टअप है 2017 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट, 2017 में स्टैब्लिश किया गया, एक चेन्नई बेस्ड इंडियन एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। अब ये जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, बेसिकली आपके IIT मद्रास में, ठीक है। और यहाँ पे इसरो और इनस्पेस इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो ये बहुत फेमस है किस लिए, ये हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा था, जब मैं आपको इसरो के अपकमिंग मिशंस पढ़ा रही थी, तो उस टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि जब हम लॉन्च पैड्स के बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लॉन्च पैड हैं,
थर्ड आपका जो लॉन्च पैड है वो इसरो बनाने वाला है 2031 तक NGLV व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया का एक प्राइवेट लॉन्च पैड भी है जो आपका कोटा आंध्र प्रदेश में ही है। तो इसी अग्निकुल ने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम है धनुष, ठीक है, वो भी इसने ही स्टार्ट किया है। तो ये याद रखना है कि धनुष जो है वो अग्निकुल का एक प्राइवेट लॉन्च पैड है जो उसने डेवलप किया है। इसके बाद बात करते हैं अग्निबाण की। जो अग्निबाण यहाँ पे आपका रॉकेट है, ठीक है। तो अग्निबाण की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मोबाइल स्मॉल लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है, करेंटली अंडर डेवलपमेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस में पूरे अच्छे तरीके से डेवलप होते जा रहा है, मतलब जो भी इवॉल्व करना है वो हर तरीके से हो रहा है। अब इस अग्निबाण रॉकेट में आपके कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। अग्निबाण रॉकेट में 3 स्टेजेस हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेज इज पावर्ड बाय 7 अग्निलेट इंजन्स। तो इनके नाम ना बहुत एकदम क्लोज है, अग्निलेट इंजन्स का यूज इसमें किया गया है। तो ये याद रखना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं अग्निकुल क्या है, स्टार्टअप है, अग्निबाण क्या है, अग्निबाण एक रॉकेट है, फिर अग्निलेट क्या है, उसमें अग्निलेट इंजन है, ठीक है, और उनके द्वारा धनुष क्या है, एक लॉन्च पैड है जो अग्निकुल ने स्टार्ट किया था। तो ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब इसमें इंजन में क्या यूज किया जा रहा है? लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है एज एन ऑक्सीडाइजर, और कैरोसिन का यूज किया जा रहा है एज अ फ्यूल, ठीक है। इसके बाद ये केपेबल होगा कि 100 kg सैटेलाइट को अप टू 700 किलोमीटर की ऑर्बिट तक ले जाने की क्षमता इसमें है, राइट। तो ये सारा हमने अग्निकुल के बारे में डिस्कस कर लिया, अग्निबाण के बारे में डिस्कस कर लिया। अब वापस हम आ जाते हैं अपने जो मिशन है या फिर हमारी जो करंट अफेयर है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है इसका। अब ये कहाँ से किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया। लॉन्च कहाँ से हुआ? ये जो आपका सॉर्टेड था वो कहाँ से टेस्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया, ठीक है। इस लॉन्च के बारे में क्या स्पेशल रहा है, वो सारी है की अचीवमेंट्स क्या है कि लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट पैड से लॉन्च किया गया, यूज ऑफ अ होम ग्रोन सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया, वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है। 3D प्रिंटिंग का क्या काम है स्पेस टेक्नोलॉजी पे? तो 3D प्रिंटिंग को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, ठीक है। एक तरफ होती है आपकी ट्रेडिशनल सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कभी गोल्ड परचेस किया हो शायद, है ना। अगर आप गोल्ड परचेस करने गए होंगे तो वहां पर जब आप गोल्ड परचेस करते हैं, गोल्ड का कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक चीज देखते हैं, अगर आपने खरीदा हो कभी इस तरीके से तो आपने नोटिस किया होगा मेकिंग चार्जेस पे बात होती है, ठीक है। मेकिंग चार्जेस ही होते हैं, इसके बाद GST सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं उस ज्वेलरी पर। तो आप देखेंगे कि जो मेकिंग चार्जेस होता है वही नेगोशिएबल वाला पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसी कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं जो सिंपल है, ठीक है, तो वो आपको लो रेट्स में मिल जाएगी। बट अगर कोई आप ऐसी ज्वेलरी खरीद रहे हैं जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई है उसमें, ऐसा कोई इयरिंग है, फिर ऐसा कोई नेकलेस है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें इंट्रिकेट कार्विंग की गई है, तो उसके कारण क्या होता है, वो क्या है, ट्रेडिशनल सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारा गोल्ड वेस्ट भी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा गोल्ड वेस्ट होगा उतना ज्यादा आपके मेकिंग चार्जेस हाई रहेंगे, इसलिए इसको इनफॉर्मली वेस्टेज चार्जेस भी रेफर किया जाता है, ठीक है। इस पे आप नेगोशिएशन कर सकते हो कि हाँ आप ज्वेलर के पास जा रहे हो तो कम ज्यादा इस पे कर दे, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हम मान सकते हैं? सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिशनल सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक्चुअली में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है, और मटेरियल्स का काफी अच्छे तरीके से यूज होता है, लेयर बाय लेयर मटेरियल यूज करते हैं, जल्दी भी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। यूजिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स और मेटल्स का यूज करके इसमें इंजन बनाया गया था इस रॉकेट में, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को ऑपोजिट है, मिनिमाइज कर देता है वेस्ट को बाय एडिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ कटिंग इट अवे, है ना, काटने से अच्छा उसको ऐड करते जाता है। एप्लीकेशंस क्या एनेबल रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन फैब्रिकेशन आप इजिली कर सकते हो इससे, और ये सारी चीजें की गई हैं अग्निबाण के द्वारा, ठीक है, अग्निबाण में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज में। तो यहाँ पर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट की, और वो कौन है? गोपी टोटाकुरा, ठीक है। ये इंडियन बॉर्न कमर्शियल पायलट बेस्ड इन द US हैं, जो इंडिया से पहले स्पेस टूरिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं। तो स्पेस टूरिज्म क्या है कि स्पेस टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये एक ह्यूमन स्पेस ट्रैवल है जो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए किया जाता है, ठीक है, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए किया जाता है बेसिकली।
यहाँ पे स्पेस टूरिज्म जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टूरिस्ट को इतनी एबिलिटी देखना कि वो जाकर जैसे एस्ट्रोनॉट्स ही बन गए हो, ऐसा उनको बिलीव होने लगे। ठीक है, स्पेस ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर पाए रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, लेजर पर्पसेस के लिए या बिजनेस पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपना एक स्टार्टअप ओपन करना है, स्पेस की फील्ड में ओपन करना है, ठीक है, लेकिन उस स्टार्टअप को ओपन करने के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं गई हूँ स्पेस टूरिज्म करने। ठीक है, और इसके एक्सपीरियंस से मैंने वहां पे बहुत कुछ देखा, ऐसी चीजें फील की कि जो मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है आगे अगर मुझे अपने स्टार्टअप में प्रेजेंट करने की जरूरत है या प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबका यूज बिजनेस एक्टिविटीज में भी है। ठीक है, बिजनेस पर्पसेस के लिए भी है। तो स्पेस टूरिज्म आपका या स्पेस ट्रैवल हम बोलेंगे तो कहाँ से शुरू होता है? ऑफिशियली बिगिन होता है जब आप नीचे से अर्थ से 100 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ पहुंच जाएंगे और वहां पे कौन सी लाइन को क्रॉस करते हैं? करमन लाइन को। ठीक है, करमन लाइन के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, अगर आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है, नहीं भी सुना है तो आप जान लीजिए कि जो करमन लाइन है ये बाउंड्री बनाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर और ऊपर हो गया यहाँ पे आउटर स्पेस। तो जब 100 किलोमीटर तक आप मूव करेंगे तो ये वाली जो लाइन आएगी, दैट इज दिस लाइन इज नोन एज करमन लाइन। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करती है एंड इट इज अ नीड सेगमेंट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री ऑफरिंग स्पेस ट्रैवल फॉर रिक्रिएशनल लेजर बिजनेस पर्पसेस। ये मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बिलो 100 किलोमीटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, अबव 100 किलोमीटर आपके स्पेस क्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस लेयर में आती है आपकी करमन लाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्मोस्फियर है और वहां से आप देख सकते हैं इसके पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर। टाइप्स ऑफ अगर आप देखोगे तो ये जो टाइप्स है ना, यहाँ पे बेसिकली स्पेस टूरिज्म की टाइप्स हैं। ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और लूनार स्पेस टूरिज्म भी होता है। तो इस तरीके से टूरिज्म्स होते हैं स्पेस में। इसके बाद आ जाते हैं एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन स्पेस टूरिज्म की। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से प्राइवेट प्लेयर्स जा चुके हैं, तो वर्जिन गैलेक्टिक आपकी कंपनी और ब्लू ओरिजिन है ना। ब्लू ओरिजिन में ये लोग गए थे सब ऑर्बिटल फ्लाइट में, जेफ बेजोस ने अंडरटुक सब ऑर्बिटल फ्लाइट और वर्जिन गैलेक्टिक। इसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है स्पेस टूरिज्म के लिए, मीट्स ग्रोइंग डिमांड फॉर रिक्रिएशनल स्पेस ट्रैवल। राइट, इतना न्यूज हो गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस रेज करनी है, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है या टाइम है वो इन्हीं सब का टाइम है। राइट, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ऐसा साइंस है जो डील करता है मैटर और लाइट के बिहेवियर के साथ ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। ठीक है, तो इसी बारे में पब्लिक अवेयरनेस रेज करनी है, इसलिए डिक्लेयर किया। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसके द्वारा डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशंस ही डिक्लेयर करता है इस तरीके की ईयर या फिर डिकेड्स जो होते हैं आपके। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन हुआ, प्रपोज्ड बाय मैक्सिको ने प्रपोज किया था एट द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इतनी सारी कंट्रीज ने नियरली इसको अडॉप्ट किया है। इसके बाद आ जाते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि 2025 में 100 ईयर्स होंगे जब वर्नर हेजेनबर्ग है ना, उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स पे जो भी पेपर पब्लिश किए थे 1925 में, उसके पूरे 100 ईयर्स हो गए, सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1932 में इसी चीज के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर क्रिएटिंग क्वांटम मैकेनिक्स। राइट, अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे क्वांटम की फील्ड में, तो नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट किया गया। लॉन्च कब हुआ ये मिशन? अप्रैल 2023 में। इंपॉर्टेंट मिशन है काफी ज्यादा आपके लिए। कब स्टार्ट हुआ? टाइमलाइन क्या है? 2023 से लेकर 2031 तक की टाइमलाइन। इंप्लीमेंटिंग बॉडी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। यू कैन इजिली गेस दिस। इसके बाद की फोकस एरियाज क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेगा, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली 5 चीजें हमने कवर की हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंडली हमने पढ़ा तृष्णा स्पेस मिशन के बारे में। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे, आप देख लीजिए कि अगर कोई मिशन है उसका कोई फुल नेम है तो वो देख लीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए क्या वो मिशन किसी कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन, किसी स्पेस एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन करके या जॉइंट वेंचर है, वो आपको देखना है। इसके बाद अगर उस स्पेस मिशन में कोई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान लीजिए कि टेक्नोलॉजी क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद वो टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। ठीक है, जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा सर्च करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या लेक्चर में तो हम वैसे ही आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस हेड के साथ अगर उसका कोई शेड्यूल लॉन्च है
ठीक है, व्हीकल मैंने आपको बताया था कि कौन सा व्हीकल पर्टिकुलर उस चीज में यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी हमने पहले पढ़ी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ा आज, फर्स्ट 3D रॉकेट इंजन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा इंडिया का फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो 2025 है उसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस।